शीतल वर्मा और आज मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। क्या नीड थी एक नए ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि पहले ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे, पर अब ज़रूरत थी एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की जो रिप्रेजेंट करे इंडियन ओपिनियन को। जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे फॉर राइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, उन फैक्टर्स ने अर्जेंट नेसेसिटी बना दी कि एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने। एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होती है बॉम्बे में, जो पहले पुणे में होने वाली थी, और उसमें 72 डेलीगेट्स मिलते हैं बॉम्बे में। 28 दिसंबर 1885 को बनाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग फादर और सेक्रेटरी कौन बनते हैं? एओ ह्यूम बनते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। और जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी तब इंडिया में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। और वाइस रॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। कहाँ पे हुआ था ये फर्स्ट सेशन जहाँ ये डेलीगेट्स मिलके आईएनसी बनाए थे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जो बॉम्बे में है। ये जो मैं पढ़ रही हूँ, ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू। आईएनसी के मेन आर्किटेक्ट्स कौन थे? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। अब आईएनसी क्या था? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो बताएगा क्या? विल ऑफ इंडियन पीपल, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन लेड इंडियन पीपल इन देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जब आईएनसी बना था, एक कंट्रोवर्सी हुई थी, सेफ्टी वाल्व कंट्रोवर्सी। ये क्या थी? ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी विद द स्टेटमेंट ऑफ डब्ल्यू.सी. बैनर्जी इन 1898। इन्हें लगा कि ह्यूम एक्टेड अंडर द एडवाइस ऑफ डफरिन, जो कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे इंडिया के। और डफरिन ने ऐसा क्यों किया? ताकि वो एक ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में बना सके जो कि इंडियंस के जो रियल मोटिव्स है या रियल विश है और इंडियंस क्या चाहते हैं वो पता कर सके, ताकि ब्रिटिशर्स किसी भी तरह के पॉलिटिकल एजिटेशन से बच सके। इस थ्योरी को सपोर्ट मिला फ्रॉम द रेडिकल क्रिटिक्स लाइक लाला लाजपत राय एंड आर.पी. दत्त। पर जब बाद में डफरिन के प्राइवेट पेपर्स बाहर आए तो उससे पता चला कि ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कोई भी सेफ्टी वाल्व बनाने का इनकी प्लानिंग नहीं थी। अब हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स अबाउट आईएनसी। आईएनसी के सेकंड प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? दादाभाई नारोजी, 1886 कैलकाटा सेशन के। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तायब जी, 1887 मद्रास सेशन। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे जॉर्ज ह्यूल, 1888 इलाहाबाद सेशन। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट, जो 1917 कैलकाटा सेशन में थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट 1925 कानपुर सेशन, सरोजिनी नायडू। गांधी जी सिर्फ एक ही बार आईएनसी के प्रेसिडेंट बने हैं, 1924 में बेलगांव सेशन। President during Indian independence was J.B. Kriplani. President for longest term was Abdul Kalam Azad. बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बने हैं कांग्रेस के। ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछे जाते हैं। अब क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे आईएनसी के? सबसे पहले तो कि जितने भी इंडियंस हैं उन लोगों में एक दोस्ती की, एक एकता की भावना लाएं। जो भी प्रेजुडाइजेस हैं कंट्री में रिलेटेड टू क्रीड, कास्ट, प्रोविंसेस, रिलीजन, उन सब को हटाएं। नेशनल यूनिटी की, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उससे स्ट्रेंथन करें, स्ट्रॉन्ग बनाएं। फॉर्मुलेट करें गाइडलाइंस, प्रिपेयर करें प्लान कि आगे हमें क्या करना है इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए। एक डेमोक्रेटिक और नेशनल मूवमेंट सामने लेके आए। लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करें कि उनके क्या राइट्स हैं। कॉमनली लोगों के हितों के लिए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोग्राम्स बनाएं। इसके अलावा मूवमेंट के लिए हेडक्वार्टर्स बनाएं और एजुकेटेड क्लास जो है उससे ओपिनियन ले ऑन इश्यूज रिलेटेड टू सोसाइटी। ये कुछ एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे आईएनसी के लिए, जिन पे आईएनसी ने वर्क किया है ओवर द ईयर्स। जब आईएनसी बना था तो कई सारे ब्रिटिशर्स ने और इंडियंस ने आईएनसी के बारे में अपने ओपिनियंस बताए थे। पूछ लेते हैं प्री में कि ये सेंटेंस किसका था या ये स्टेटमेंट किसने दिया था। आईएनसी रिप्रेजेंट ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। ये किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने, जो आईएनसी के फॉर्मेशन के वक्त क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
फिर द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस। ये किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने, जो कि उस टाइम पे वाइस रॉय थे। फिर आईएनसी इज अ बेगिंग इंस्टीट्यूट, ये किसने कहा? अरबिंदो घोष ने। फिर आईएनसी शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन बेगिंग एंड क्लेमिंग देयर राइट्स, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट थे। अब मैं जो ये बोल रही हूँ एक्सट्रीमिस्ट, और एक और टर्म है मॉडरेट, ये क्या थे? सो आईएनसी को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक 1885 से 1905 तक और एक 1905 ऑनवर्ड्स। सो 1885 से 1905 तक जो फेज़ रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज़ आईएनसी का, उसे बोलते हैं मॉडरेट्स और अर्ली नेशनलिस्ट का फेज़। उसके बाद 1905 से आता है एक्सट्रीमिस्ट का फेज़, जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो मॉडरेट्स 1885 से 1905 तक। सो मॉडरेट्स ने अपनी लड़ाई लीगल प्रोसेस के साथ और पोलाइट लैंग्वेज में लड़ी। इनकी मेथड थी टू पास रिजोल्यूशन, प्रिपेयर पिटीशन एंड देन उसको गवर्नमेंट के आगे पेश करते थे। उनको पूरी तरीके से भरोसा था ब्रिटिश जस्टिस और जेनरसिटी पे। मॉडरेट लीडर्स कौन कौन थे? दादा भाई नारोजी, बदरुद्दीन तायब जी, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष एंड मेनी मोर्स। इन लोगों की डिमांड्स क्या थी कि जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को उसका मेंबर बनाया जाए। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काउंसिल था उसमें भी इंडियंस को मेंबर रखा जाए। जो जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, उसे सेपरेट किया जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस इंडियंस को दिया जाए, और जो लैंड रेवेन्यू डिमांड्स है उसे कम किया जाए। सो ये कुछ डिमांड्स थी मॉडरेट्स की। सो जो ये मॉडरेट्स थे, जिन्हें हम अर्ली नेशनलिस्ट भी कहते हैं, इन लोगों का मानना था कि जो भी पावर्टी है इंडिया की, या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, या जो हमारी इंडस्ट्री इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही हैं, इन सब के पीछे क्या वजह है? ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जिसके बारे में दादा भाई नारोजी ने अपनी बुक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में एक थ्योरी दी हुई है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ब्रिटिश रूल वॉज एन एवरलास्टिंग इंक्रीजिंग एंड एवरीडे इंक्रीजिंग फॉरेन इन्वेजन। सो नेशनलिस्ट बोले कि इंडिया की जो वेल्थ है वो कहाँ यूज़ हो रही है, कहाँ ड्रेन हो रही है? इन इंग्लैंड, एंड डिमांड किया टू स्टॉप द ड्रेन। उन्होंने पॉपुलराइज करना चालू कर दिया आइडिया ऑफ स्वदेशी, दैट इज़ द यूज़ ऑफ इंडियन गुड्स, एंड इंडियंस स्टॉप करें यूज़ करना ब्रिटिश गुड्स टू प्रमोट इंडियन इंडस्ट्रीज। सो ये जो अर्ली नेशनलिस्ट फेज था, इसका रिजल्ट क्या था? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, which allowed some of the members to be indirectly elected by Indians, keeping the official majority intact. 1905 से एक नया फेज स्टार्ट होता है जिसे हम एक्सट्रीमिस्ट फेज कहते हैं। ये नए फेज की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मॉडरेट्स लीगली प्रोसीड करते थे, तो जो उनका प्रोसीजर था वो बहुत ही लॉन्ग और स्लो हो गया था, और कई सारे लोग कांग्रेस में जो थे वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे इस प्रोसेस से। ऑल्सो जो इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था वो बहुत ही लिमिटेड था, नो वाइड अपील। दे फेल्ड टू मोबिलाइज पीपल एंड देयर वॉज नैरो सोशल बेस। सो धीरे धीरे जो मॉडरेट्स का इन्फ्लुएंस था वो कम होते गया विद द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। सो एक्सट्रीमिस्ट जो थे, दे वर मिलिटेंट इन नेचर एंड बिलीव्ड इन डायरेक्ट एक्शन। उन्हें लगता था कि अगर हमें इंडिपेंडेंस चाहिए तो उसके लिए हमें खुद काम करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो एक्सट्रीमिस्ट के राइज का सबसे बड़ा रीज़न था पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, जिसे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सो उनकी मेथड्स क्या थी? पैसिव रेजिस्टेंस, दैट इज़ नॉन कोऑपरेशन विद ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के साथ नहीं कोऑपरेट करेंगे, और बॉयकॉट करेंगे गवर्नमेंट सर्विसेज, कोर्ट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस। ऑल्सो उन्होंने बढ़ावा दिया स्वदेशी को, जिससे प्रमोशन मिले इंडियन इंडस्ट्रीज़ को। अब उनको इमेंस फेथ था, उन्हें बहुत ज़्यादा फेथ था कैपेसिटी ऑफ मासेस में। मतलब क्या इसका? कि अगर लोग, इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाए तो हम ज़रूर फ्रीडम तक, इंडिपेंडेंस तक पहुंच सकते हैं। उनकी डिमांड क्या थी? उनकी बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन डिमांड क्या थी? स्वराज, दैट इज़ सेल्फ रूल।
वो चाहते थे इंडियनाइजेशन हो गवर्नमेंट सर्विसेज का, मतलब साइमल्टेनियसली इंग्लैंड में और इंडिया में सर्विसेज की एग्ज़ाम हो। सो ऑल्सो उन्होंने यूज़ किया सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को, ताकि वो लोगों को बता सके इंडियन पास्ट के बारे में कि इंडिया की हिस्ट्री क्या रही है और हम क्या अचीव कर सकते हैं। अब एक्सट्रीमिस्ट के 4 इम्पॉर्टेंट लीडर्स के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट इज़ बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें पॉपुलरली लोकमान्य कहा जाता है। अब यहाँ से हम जितने भी पॉइंट्स पढ़ेंगे दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू, और मेंस में भी 3 मार्क्स में 6 मार्क्स में पूछा जा सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। नाउ बाल गंगाधर तिलक को पॉपुलरली लोकमान्य कहते थे। इन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, मराठा इन इंग्लिश एंड केसरी इन मराठी लैंग्वेज। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल। इनको जेल किया गया था ट्वाइस फॉर नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़, जिसमें कि 1908 में इन्हें मांडले जेल भेजा गया था फॉर 6 ईयर्स, जहां इन्होंने अपनी बुक लिखी थी। नाउ ही सेट अप होम रूल लीग इन 1916 एट पुणे। इन्होंने डिक्लेयर किया था, इनका एक स्टेटमेंट है जो कि बहुत फेमस है, दैट इज़ स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। और इनका स्लोगन क्या था, पूर्ण स्वराज। इन्होंने, इनकी बुक का नाम क्या है, गीता रहस्य। नेक्स्ट वी हैव लाला लाजपत राय। नाउ ही इज़ पॉपुलरली नोन एज लायन ऑफ पंजाब, पंजाब के शेर कहे जाते हैं। इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है स्वदेशी मूवमेंट में। और इंडियन होम रूल लीग इन्होंने यूएस में इस्टेब्लिश की थी 1916 में। इन्होंने लाहौर में एक स्कूल ओपन किया था और 17 नवंबर 1928 को इनकी डेथ हो गई थी साइमन कमीशन के टाइम पे। जब साइमन कमीशन के अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहाँ पे लाठीचार्ज के दौरान इनकी डेथ हो गई थी 17 नवंबर 1928 में। नेक्स्ट इज बिपिन चंद्र पाल। ये एक मॉडरेट थे पहले, जो कि बाद में एक्सट्रीमिस्ट बने। इनका भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है स्वदेशी मूवमेंट में। इन्होंने प्रीच किया नेशनलिज्म थ्रू हिज राइट अप्स एंड स्पीचेस। ये वंदे मातरम और एक इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया के फाउंडर थे। नेक्स्ट इज श्री अरबिंदो घोष, जिन्होंने स्टार्ट किया था बंगाली डेली न्यूज़पेपर जुगांतर, और इन्हें मनिकताला कैलकटा बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस के लिए ट्रायल पे लिया गया था और एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास लेके पौंडीचेरी जाके इन्होंने अपना पूरा जीवन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में लगा दिया। ये कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। आईएनसी में हमने दोनों फेजेस पढ़े जिनके बीच का डिफरेंस एग्जाम में आ सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।